दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकस चैनल। दोस्तों आज है 10 नवंबर। तो चलिए 10 नवंबर की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज यानी 10 नवंबर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको देखते हैं और प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है। आपको बताना है कि विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो बताइए विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है स्वीडन। सी ऑप्शन सही है। स्वीडन विश्व का पहला कैशलेस देश बन गया है। अब देखिए स्वीडन में क्या है, वर्तमान में नकद नोट व सिक्कों का प्रयोग बहुत कम रह गया है और यह लगभग पूरी तरह से कैशलेस देश बन गया है। अब यहाँ केवल डिजिटल भुगतान होता है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट यहाँ होता है और नोट और सिक्कों का पेमेंट यहाँ न्यूनतम रह गया है। तो डिजिटल पेमेंट 100% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 0.5% ही नकद भुगतान होता है। कितना होता है? 0.5% नकद भुगतान रह गया है। मतलब 99.5% यहाँ डिजिटल पेमेंट होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए स्वीडन की सरकार ने वर्ष 2012 में एक ऐप लॉन्च किया था। कब? 2012 में एक पेमेंट ऐप लॉन्च किया था और उस ऐप का नाम था मोबाइल ऐप का नाम था स्विस। क्या नाम था? स्विस। स्विस ऐप लॉन्च किया था और इसने डिजिटल भुगतान को बहुत सहज और त्वरित बना दिया। ठीक है, आज स्वीडन में अधिकांश दुकानें, कैफे, संग्रहालय, यहाँ तक चर्च भी अब नगद स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, चर्च में भी ऑनलाइन भुगतान होता है। डिजिटल भुगतान को वो प्राथमिकता देते हैं। अब इस कदम कदम के पीछे जो है वहाँ की सरकार और केंद्रीय बैंक का भी समर्थन है। यह वित्तीय लेन देन को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना चाहते हैं सरकार और वहाँ के लोग भी, केंद्रीय बैंक भी। ठीक है, तो याद रखिएगा जीडीपी में केवल 0.5% नगद भुगतान अब रह गया है स्वीडन में। बाकी पूरी तरह से यह कैशलेस देश हो गया है। जल्द ही कुछ और देश इस रास्ते पे निकल पड़े हैं, जैसे जापान और जर्मनी। कहाँ कहाँ? जापान व जर्मनी। इन देशों में भी अब जो है ऑनलाइन पेमेंट जो है लगभग 92% तक पहुंच गया है। ठीक है, केवल 7 से 8% ऐसा है जो अभी नकद भुगतान के रूप में चल रहा है। तो बहुत जल्दी यह देश भी कैशलेस हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है हाल ही में सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। आपको बताना है कि सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है असम। तो बताइए सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम। असम राज्य में सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया है। किसने? निर्मला सीतारमण ने सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन असम में किया है। याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में यह उद्यान बनाया गया है। कहाँ? गुवाहाटी असम में इस उद्यान की स्थापना की गई है। और खास बात यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का रिवर फ्रंट है, कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी रिवर फ्रंट पर इसकी स्थापना की गई है और यह जो है यह गुवाहाटी स्मार्ट सिटी के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सती राधिका शांति उद्यान। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है हाल ही में कौन सा मध्य एशियाई देश अब्राहम समझौते में शामिल हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा मध्य एशियाई देश अब्राहम समझौते में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए है तजाकिस्तान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा मध्य एशियाई देश अब्राहम समझौते में शामिल हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हुआ है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हुआ है। अब आपके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ होगा कि आखिर अब्राहम समझौता क्या है। इसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर अब्राहम समझौता क्या है। तो देखिए अब्राहम समझौते की जो शुरुआत हुई थी यह कब हुई थी, सबसे पहले यह जान लीजिए। अब्राहम समझौते की शुरुआत हुई थी 13 अगस्त 2020 को। कब हुई थी?
13 अगस्त 2020 को। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य क्या है, क्यों इस समझौते को, अब्राहम समझौते को शुरू किया गया था, यह आपको जानना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि इजराइल का कई अरब देशों के साथ जो संबंध है वो बहुत खराब संबंध है। ठीक है, तो इजराइल का इन अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इस समझौते की शुरुआत की गई थी। किसके साथ? इजराइल का अरब देशों के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड की शुरुआत की गई थी। कब? 13 अगस्त 2020 में की गई थी। ठीक है, तो उद्देश्य में लिख लीजिए, इजराइल का अरब देशों से संबंध को सामान्य बनाने के लिए, ठीक है, सामान्य बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अब देखिए, इस समझौते के शुरू करने के पीछे एक टारगेट यह भी था कि इससे जो है, इस समझौते के द्वारा मध्य पूर्व में शांति, सहयोग, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यह उसमें छुपा हुआ एक उद्देश्य था, तो इसे भी याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समझौते का नाम अब्राहम समझौता क्यों रखा गया? अब्राहम समझौता क्यों रखा गया? तो ये जो अब्राहम है ना, अब्राहम यहूदियों के, इजराइल वाले यहूदी है, ईसाइयों के, यहूदियों के, ईसाइयों के और इस्लाम धर्म के, ये तीनों के साझा पैगंबर हैं अब्राहम। ठीक है, कौन है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम के जो साझा पैगंबर है वह कौन है? वह है अब्राहम। इसीलिए इनके नाम पर यह समझौता शुरू किया गया और यह माना गया कि ये जो विभिन्न धर्म है, इनके बीच विभिन्न धर्मों के बीच आपसी संवाद और भाईचारे के रूप में इसे स्थापित किया जाएगा और इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत भी की गई थी। अब्राहम समझौता मध्य पूर्व में राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सुधारने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ये जो समझौता शुरू हुआ, इसका असर भी पड़ना शुरू हुआ और इस समझौते से इजराइल और अरब देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। व्यापारिक व पर्यटन गतिविधियां भी इसमें सुगम हुई हैं। अब आपके मन में एक विचार होगा कि अब तक किन किन देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया। ठीक है ना। तो किन किन देशों ने समझौते को स्वीकार किया है, समझौते को स्वीकार किया। आपको यह देखना है क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब्राहम समझौते में अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं। तो 13 अगस्त 2020 की शुरुआत से लेकर के अब तक इसमें कौन कौन देश शामिल हुए हैं। देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। ये तीनों ने मिलकर शुरू किया था। किसने किया था शुरू? इजराइल था इसमें शामिल, इजराइल था, अमेरिका और यूएई, इन तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कौन कौन से शामिल हुआ? तो इसमें जैसे एक देश शामिल हुआ, बहरीन शामिल हुआ इसमें। ठीक है ना। और बहरीन के साथ साथ इसमें शामिल होने वाले अन्य देश हैं, सूडान है, मोरक्को भी इसमें शामिल है। ठीक है, मोरक्को शामिल है, ब्रुनेई इसमें शामिल हो गया है, ब्रुनेई, सेनेगल भी इसमें शामिल है, सेनेगल, अजरबैजान, मतलब इन लोगों ने इजराइल के साथ अपने संबंध जो है सामान्य कर लिए थे। अजरबैजान भी इसमें शामिल था। कोसोवो ने भी अब्राहम समझौता पे हस्ताक्षर किया है और जो अभी अभी शामिल हुआ है देश वह है कजाकिस्तान। ठीक है ना, कजाकिस्तान। तो इतने लोगों ने अभी तक अब्राहम समझौते को स्वीकार किया है, मतलब इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य किया है, बेहतर बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब्राहम समझौता इजराइल, अमेरिका और यूएई ने मिलकर शुरू किया था और इसका उद्देश्य था इजराइल का अरब देशों से संबंध को सामान्य बनाना। ठीक है, जब यह समझौता लॉन्च किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में कजाकिस्तान जो है इस समझौते में शामिल हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो याद रखिए कि 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन होना है और यह 56वां,
ये जरूर याद रखिएगा, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है नोएडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है गोवा। यानी 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वह 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य गोवा में किया जाएगा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, कभी-कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, इसका फोकस देश कौन है? फोकस देश इसका कौन सा है? तो देखिए, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश जो है वह है जापान। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है। उन्हें किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपको यह बताना है। किसका निधन हो गया है? जेम्स वाटसन का निधन हो गया है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है पोलियो वायरस की खोज के लिए, ऑप्शन बी है मलेरिया का टीका की खोज के लिए, ऑप्शन सी है परमाणु नाभिक की खोज के लिए और ऑप्शन डी है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना मॉडल को खोजने के लिए। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि जेम्स वाटसन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के लिए। ठीक है ना? अब देखिए, जेम्स डी वाटसन क्या है? एक ब्रिटिश अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे। ठीक है, कौन थे ये? ब्रिटिश अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे ये। आणविक जीव विज्ञानी और आनुवंशिकीविद थे। ठीक है, तो ब्रिटिश अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी और आनुवंशिकीविद थे कौन? जेम्स डी वाटसन। इन्होंने खोजा क्या था? इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने ये खोज कब की थी? तो 1953 में इन्होंने यह खोजा था। इन्होंने किसके साथ मिलकर यह खोज किया था? तो आपने नाम सुना होगा, फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल संरचना खोजी थी। आपने देखा होगा, अक्सर ऐसे चित्र बना रहता है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का। ठीक है, और ऐसे ही चित्र होता है, याद रखिएगा। तो डीएनए की जो सीढ़ीदार ये जो मॉडल है, इसकी खोज किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वाटसन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो खोज है, यह 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से इसे एक माना जाता है। इस खोज ने चिकित्सा, जेनेटिक्स, अपराध जांच और वंशावली में क्रांति लाया। उन्हें एक चीज ध्यान रखिएगा, 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, और 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वाटसन को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें 1962 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है, 7 नवंबर को इनका निधन हो गया। कब? 7 नवंबर 2025 को इनका निधन हो गया। इनकी जो टोटल उम्र थी वह 97 वर्ष थी। यानी 97 वर्ष की अवस्था में इनका 7 नवंबर 2025 को निधन हो गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले जेम्स वाटसन अब दुनिया में नहीं रहे। 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 1953 में इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी और 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इनके साथ जो अन्य वैज्ञानिक थे वह थे फ्रांसिस क्रिक, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है, हाल ही में किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए हैं? आपको बताना है कि किस देश ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। तो ऑप्शन ए है फिलिस्तीन, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है सीरिया। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। और तुर्की ने जो आरोप लगाया है, आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्तमान में युद्ध जारी है। हालांकि अभी शांति समझौता हो गया है कुछ दिनों से। तो भयानक भीषण युद्ध हुआ और इजराइल ने गाजा पर भयानक बमबारी की। मतलब पूरे गाजा को उसने तहस नहस कर दिया अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलों और बम के द्वारा। तो गाजा पे हमला
और गाजा में अस्पताल पे भी हमला, इससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत लोग बेघर हो गए। और इसी को मतलब मुद्दा बना करके तुर्की ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाया है। गाजा में अस्पतालों पर भी हमला इजराइल के द्वारा किया गया था। तो इन सभी मुद्दों को जो है मुद्दों पर उन्होंने उन्होंने नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप लगाया है और उन्हें उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ ही नेतन्याहू के साथ साथ इजराइल के 36 अधिकारियों पर भी उसने यही आरोप लगाया है, तुर्की ने। ठीक है, 36 अधिकारियों पर। तो इन लोगों पर नरसंहार का आरोप किसने लगाया है? तुर्की ने लगाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की किस संस्था को सर्वोच्च रैंक मिली है? आपको बताना है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की किस संस्था को सर्वोच्च रैंक मिली है। तो ऑप्शन ए है आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो जारी की गई है उसमें भारत की जो संस्था है आईआईटी दिल्ली, इसे सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई है। अब आईआईटी दिल्ली की जो रैंकिंग है वो कितनी है? तो आईआईटी दिल्ली की जो सर्वोच्च रैंकिंग है वह है 59वीं रैंक। ठीक है, 59th रैंक है इसकी आईआईटी दिल्ली की, लेकिन यह भारत में सर्वोच्च रैंक पे स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आईआईटी दिल्ली की 59वीं रैंक है तो क्या भारत का कोई अन्य इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल है? जी हाँ, इसमें भारत के अन्य इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये 64वें स्थान पे है। ठीक है, 64th। और उसके बाद आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास को इसमें शामिल किया गया है। इसको आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास का जो मद्रास की जो रैंकिंग है इसमें वह 70वीं रैंक है, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे का स्थान आता है, आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे जो है इसमें किस रैंक पे स्थित है? 71 पे है। और आईआईटी कानपुर को भी इसमें शामिल किया गया है, आईआईटी कानपुर की जो रैंक है वह है 77। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की जो सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली संस्था है वह आईआईटी दिल्ली है और दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलुरु है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके मन में होगा कि दुनिया की किस यूनिवर्सिटी को सर्वोच्च स्थान मिला है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो देखिए, सर्वोच्च स्थान एशिया में पाने वाली जो यूनिवर्सिटी है वह है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग। ठीक है, इसको पहला स्थान दिया गया है और यह कहाँ स्थित है? हांगकांग में स्थित है। ठीक है, हांगकांग में स्थित है, इसे याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे पेकिंग, ये देखिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो है वह है पेकिंग यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी है दूसरे नंबर पे। और इसकी ये कहाँ स्थित है? ये बीजिंग में स्थित है। ठीक है, बीजिंग में स्थित है और बीजिंग कहाँ स्थित है? चाइना में। तो इसे भी याद रखिएगा। दुनिया में जो पहले स्थान पे, मतलब एशिया में जो पहले स्थान पे यूनिवर्सिटी है वह कौन सी है? वह हांगकांग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। और दूसरे नंबर पे पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है भवानी द्वीप, देखिए जिसे हाल ही में बाढ़ के कारण पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भवानी द्वीप किस राज्य में स्थित है जिसे बाढ़ के कारण हाल ही में पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है असम। तो भवानी द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? भवानी द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा नामक स्थान पर कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ बाढ़ आने के कारण यहाँ बहुत नुकसान हुआ है और वर्तमान में यह अपनी जीर्णोद्धार प्रक्रिया से गुजर रहा है। वर्ष 2025 में इसे पुनर्जीवित करने और के लिए जो है इसका विकास कार्य शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है भवानी द्वीप? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। देखिए, यहाँ जो है जो भवानी द्वीप है
यह पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और पक्षी दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाढ़ के कारण जो है ये बहुत क्षति हुई थी भवानी द्वीप को, तो वर्तमान में उसके जीर्णोद्धार की प्रक्रिया भी चल रही है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है विश्व भर में गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर का उपयोग करने वाला शीर्ष देश है। विश्व भर में गूगल जेमिनी का जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर का उपयोग करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। विश्व भर में गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर का उपयोग करने में भारत जो है शीर्ष पर है, इसे याद रखिएगा। यह एआई जेमिनी क्या है? यह गूगल का गाइडेड लर्निंग टूल है और इसे अपनाने में भारत विश्व भर में सबसे आगे है, याद रखिएगा। यहाँ 20 लाख से अधिक विद्यार्थी निःशुल्क पहुंच के अंतर्गत इसका उपयोग कर रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एआई ट्यूटर का उपयोग गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर का उपयोग करने वाला जो शीर्ष देश है वह भारत है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के 10वें और आखिरी प्रश्न पे। देखिए आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? आपको बताना है कि मिनटमैन 3 मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है कतर। तो बताइए मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वह अमेरिका है। अब देखिए आइए मिनटमैन 3 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। यह जो मिनटमैन 3 मिसाइल है वह अमेरिका की आईसीबीएम है। ठीक है, आईसीबीएम का मतलब क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लिख देते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए? परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। परमाणु हथियार ले जाने में इसे सक्षम बनाया गया है, उसी लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका जो आधिकारिक नाम है वह LGM-30 मिनटमैन है। आधिकारिक नाम क्या है इसका? वास्तविक नाम है LGM-30 मिनटमैन। ठीक है, LGM-30 मिनटमैन इसका आधिकारिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा जब कोई भी देश अमेरिका पर परमाणु हमला करेगा तो उसके जवाबी हमले के लिए अमेरिका ने इस मिसाइल को तैयार किया है, इसे याद रखिएगा। 1970 के दशक में मिसाइल मिनटमैन का निर्माण किया गया है और मिनटमैन 3 जो है, देखिए मिनटमैन 3 जो है यह इसका नवीनतम संस्करण है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब इसकी मारक क्षमता के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो मिनटमैन की जो मारक क्षमता है वह 13,000 किलोमीटर है। 13,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है मिनटमैन की, याद रखिएगा। यह मिसाइल एक साथ कई स्वतंत्र लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और कई स्वतंत्र लक्ष्यों के लिए यह परमाणु हथियार मतलब परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है, इसे याद रखिएगा। इसे ड्रम्स डे मिसाइल के नाम से जानते हैं। क्या? ड्रम्स डे मिसाइल। ड्रम्स डे मिसाइल का मतलब क्या है? इसे कह सकते हैं कयामत के दिन की मिसाइल भी इसे कह सकते हैं। ड्रम्स डे मिसाइल या कयामत के दिन की मिसाइल के रूप में इसे जाना जाता है क्योंकि इसके जरिए अमेरिका जो है रूस और चीन जैसे देशों पर मिनटों में हमला कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण किया है और इसकी विश्वसनीयता और इसकी तैयारी की जांच की गई। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिनटमैन मिसाइल जो है यह ठोस ईंधन से चलती है। किससे चलती है? ठोस ईंधन से यह चलती है और जिससे इसे मैनेज करना बहुत आसान होता है और यह तेजी से लॉन्च भी की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण अमेरिका ने किया है और इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बनाया गया है, इसे उसी रूप में डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 10 नवंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन प्रश्नों की PDF IGT डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।